मैम क्या पढ़ा रहे हैं? माइक्रोवेव पढ़ा रहे हैं। उनको पहले बता दूंगा हमारा बिजनेस पढ़ा दिया क्या है मैम? ऑर्गेनिक क्या है? शायद मुझे पैसा लगाए ना है थोड़ी वो नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा वो क्लास कर लेना हमारे क्लास में, आप बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं कि सर लोग क्लास नहीं लेना चाहते थे, मैं के काम में बहुत बिजी है। वो जितना क्लास आप लोग का हुआ है साल भर का पूरा क्लास है, 2 साल में नहीं है सर, बताओ इससे पढ़ते थे? मैं तो पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, तो एनवाल मैग्नेटिक रेजोनेंस पहले पढ़े हुए ना? भाई तुम लोग तो हम तुम लोग को तो मैं पढ़ाया हूँ मैं, तो ठीक है भूल गया मुझे। नंबर पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पे ना हम लोग को 1H पढ़ना है और 13C पढ़ना है। 1H मतलब 1H का पढ़ना है, 13C बहुत सारे होते हैं पर पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो 1H पढ़ेंगे 13C मतलब 1H में हम सिंपली ना टाइप्स ऑफ या नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन 30 सिंपल। ठीक है, और ये लिखा है उसके बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह क्या है वो बता दिया। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, अभी एक समझाऊंगा आ जाएगा आगे पर। ठीक है, समझते हैं एनवाल में। अब देखो ये क्या है, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ भी यूज करेंगे, तो यहाँ हम यूज करेंगे रेडियो। अब रेडियो में कहाँ रहता है? सबसे आगे, मतलब उसके पास सबसे एनर्जी में सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी इतनी होती है कि वो न्यूक्लियस का ही ट्रांजिशन, न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन ही करता है। मतलब एनवाल न्यूक्लियर का मतलब ही ये है कि वो न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, कैसे? देखो मानो इसका स्पिन है -1/2। ठीक है, रेडियो वेव डालूंगा तो उसका स्पिन में ट्रांजिशन आ जाएगा +1/2 s प्लस 1/2 s। इसका स्पिन चेंज 1/2 s। पहले इसका स्पिन ये था, अब इसका स्पिन ये। तो रेडियो वेव डाला ना तो उसका न्यूक्लियर के स्पिन में ट्रांजिशन आ गया। न्यूक्लियर का स्पिन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कतई बात नहीं है, ध्यान से समझो। हम जब पहले पढ़ते थे, अगर मैं ये बना दूँ एक ऑर्बिटल बना दूँ 1s का, अगर मैं ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन भर देता तो आप क्या बोलोगे इसको? हाँ, इसका होगा +1, इसका होगा -1/2। इसका -1/2 हो सकता है क्या? हो सकता है क्या माइनस? इसको हमेशा +1/2 लेते, इसको -1/2 लेते, इसको -1/2 ले सकते हैं। यही तो मार्क आ जाता है ना, ये -1/2 ले सकते हैं, अगर इसको +1/2 लोगे तो समझ आ गया? ले सकते हैं भाई इसको -1/2, अगर इसको +1/2 लोगे तो। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये 1/2 +1/2 ही होता है, ऐसा -1/2 होता है, उसका ऑपोजिट जो रहेगा वो +1/2 बनेगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन का बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन का बात कर रहा है, +1/2 -1/2। हम जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान से समझना, न्यूक्लियर स्पिन का बात कर रहे हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर के स्पिन का, यानी वो नाभिक जो न्यूक्लियस है ना उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं ना आप लोगों को
न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नहीं ले जाना चाहता हूँ, पर कुछ कुछ बताता हूँ। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमें सोडियम का होगा तो आप खुशी खुशी बोलोगे 1s2 2s2 ऐसा भरते जाओगे। ऐसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी अलग अलग भरा जाता है। उसके लिए आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे कि कैसे, जैसे ये 1s 2s 3s बार बार हम रखेंगे, वैसे ना हाँ वैसे एक न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन भी होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी, उसको अलग अलग करोगे। जैसे होता है 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 1d 5/2, आपको बाद में याद हो जाएगा, तो दिक्कत है, वो पूरा टेबल बना के लिखो। तो ये जैसे मैं बोला, अगर मान लो मैं 1s 1 बोलता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ इसका तो होगा +1/2 स्पिन होगा, ठीक है। ऐसा ही ना जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भरा जाता है ना, तो एक मान निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। अब मान लो कि मैं हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन को भर रहा हूँ, तो आखिरी में जहां इलेक्ट्रॉन फंसेगा ना, उसका I का मान आता है। हाइड्रोजन का आखिरी मान फंस जाता है 1/2, तो इसका न्यूक्लियर स्पिन का हाइड्रोजन का मान होता है +1/2। ड्यूटेरियम का होता है न्यूक्लियर स्पिन का मान 1, फ्लोरीन का होता है +1/2। आपको याद होगा, बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज अभी अलग रखना भाई, इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन में अंतर है, ठीक है, समझ आ रहा है, वो दोनों में अंतर है। हम यहाँ जो पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन करवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का नहीं। इलेक्ट्रॉन स्पिन का पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, समझ रहे हो। ये एनएमआर और ईएसआर को अलग रखना भाई, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है और ये न्यूक्लियर, समझ आ गया, ये न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन कराएगा। तो बेसिक्स पढ़ रहे थे, पहला क्या पढ़े, देखो इसमें सोर्स कौन सा यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं। क्या करा देता है, न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन करा देता है, क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मेरे को बताने का जरूरत है क्या आप लोग, क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब नहीं है ना बताने का। क्या करेगा, कोई भी मान लो रेडियो वेव दे रहे हैं, ये आया, एब्जॉर्ब करा, ऊपर गया, उस समय जो स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मान लो एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता और नीचे आता, नीचे आते वक्त क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या हो रहा, उसको हम इनिशियल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। पर ये क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ। समझ आ गया बेसिक्स, ये बेसिक्स। अब देखो एक एकदम सवाल उठता है कि हर न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा। एनएमआर एक्टिव मतलब कि मान लो मैं सैंपल ला के दिया, आप उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डाल, तो जरूरी है कि हर बार न्यूक्लियर का ट्रांजिशन हो जाए। क्वेश्चन उठेगा ना, अगर आप कोई भी रेडियो वेव डाल रहे हो किसी भी सैंपल में, दुनिया का हर एक सैंपल ला के 1h का बात कर रहा हूं, तो क्या हाइड्रोजन के स्पिन में ट्रांजिशन आएगा, ये सवाल उठता है। ऐसा नहीं, हमको सिलेक्शन रूल यहां पढ़ना। हर एक न्यूक्लियाई, ध्यान सुनना, हर एक न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होता, समझ आ गया, हर एक न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव नहीं होता। कुछ ही न्यूक्लियर का ट्रांजिशन दिखा पाते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ आया, समझ आया, नहीं आया फिर तो मैं यहां लिखा हूं, डू ऑल न्यूक्लियाई आर एनएमआर एक्टिव, नो। कैसे, दो कंडीशन, क्या पूरे एनएमआर एक्टिव है कि नहीं पता। मान लो न्यूक्लियर का स्पिन 0 और एक है न्यूक्लियर का स्पिन नॉट इज इक्वल टू 0। अगर न्यूक्लियर का स्पिन है ही नहीं, उसका मान 0 है, तो ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो एनएमआर एक्टिव का कोई मतलब दिया क्या, नहीं दिया भाई। कैसे होगा, ट्रांजिशन होगा ही तो कैसे पता करेंगे एनएमआर एक्टिव नहीं है। समझ आ गया, तो हर एक मॉलिक्यूल एनएमआर एक्टिव नहीं होते। कौन से हैं, जिसका I का मान 0 ना हो। तो ये I क्या है, फिर बता रहा हूं, लिख लो कहीं पे, न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, वैसे न्यूक्लियर का भी स्पिन होता है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, ठीक लग रहा है। तो ये क्या है, अगर मैं बोलूंगा क्या हर एक मॉलिक्यूल एनएमआर एक्टिव है, तो नहीं है। I इज इक्वल टू 0 होगा तो उसका न्यूक्लियर के स्पिन में ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो एनएमआर एक्टिव होगा ही नहीं। I इज इक्वल टू 0 का पड़ेगा। आगे अब देखो टेबल पढ़ना होगा, इसको प्लस 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 करो तो शायद थोड़ा होगा, राइट से F5 दबा दो, बस बस
ठीक है, मैं पहले इसको बताने से पहले एक चीज बता दूं। दो एग्जांपल लेके समझो, इसको जो समझ लिया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी भी गलती नहीं होगा, आपको पकड़ लेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस ट्रांजिशन दिखाना। अगर आप लोग अभी 2 मिनट ध्यान दे दीजिए मेरे पे, ध्यान से देखो, ये क्या है, कार्बन, सिंपल लिखा हूं मैं, कार्बन सी से दिख रहा है, सी लिख दिया, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये एटॉमिक मास, ये क्या है, ठीक है। अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन, इवन मतलब कि जो 2 से भाग हो, 2 से भाग हो। अब देखो ये दोनों 2 से भाग हो रहा है ना, ये NMR इनएक्टिव, मतलब ये एक्टिव हो गया, इसका ट्रांजिशन ही नहीं हो, समझ आ गया। मतलब अब कभी भी कोई भी सैंपल आपको दे दे, पहले देखना है कि एटॉमिक मास ये क्या है। अब नाइट्रोजन में आप देखो, ये क्या है, इवन, क्योंकि 2 से भाग है, 7 2 से भाग नहीं है, इसका ट्रांजिशन मतलब इवन ऑड का होगा, ऑड इवन का होगा, इवन इवन का नहीं होगा, समझ आ गया। अब देखो, अभी नहीं, बहुत टाइम पहले सेट में क्वेश्चन आया था, सीबी सेट में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिया था और बोला था कि बताओ इसमें से कौन सा NMR एक्टिव होगा। अब बता दो, सिंपल है, हम लोग इवन इवन को हटा दें, मतलब उसका न्यूक्लियस का ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। अब इसका IY का मान होता है, मैं बताऊंगा, और क्यों नहीं होता है ना, इसको जानने के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री करना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे आप हमेशा याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन भरोगे वैसे न्यूट्रॉन के अलग और प्रोटॉन के अलग भरोगे, उसमें आखिरी में जहां इलेक्ट्रॉन फंसेगा वो उसका न्यूक्लियर स्ट्रीम होगा। तो इसमें जो फंसता है वो इवन में फंस जाएगा, तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज है। ये तो समझ आ गया, इवन इवन को हटा 4-5 को देता हूं, उसका मेरे को बताओ आपको NMR एक्टिव होगा। आगे करो, अगर 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताओ कि होगा, ठीक है। अभी नहीं बताना, अब बताओ ये होगा क्या, ये होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 2 से भाग नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये होगा, होगा, ये होगा, ये नहीं। अब समझ आ गया। अब मैं कोई भी मॉलिक्यूल आपको लाके दूं तो पहले क्या लिखना है, ये दो, पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, कि भाई ये NMR, क्योंकि आप लोग ये जो NMR जो एपेटाइटिस है ना, वो इंडिया में कुछ जगह पे है, सिर्फ कुछ जगह पे ही है, इतना तगड़ा है इंस्ट्रूमेंट है, वहां जाते वक्त ना हम लोग को खून वगैरह सब छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक तगड़ा मैग्नेट रहता है, तगड़ा मैग्नेट रहता है। तो ये जानना है कि आप लोग ऐसा नहीं है कि हम सॉल्ट एनालिसिस के कहीं से भी कुछ आके मार रहे टेस्ट, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो NMR एक्टिविटी नहीं, और ये सिलेक्शन रूल हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगा। वाइब्रेशनल पढ़ोगे तो परमानेंट डायपोल देखोगे, रोटेशनल पढ़ोगे तो टेम्परेरी डायपोल मूवमेंट देखोगे, डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा तभी आप वाइब्रेशनल और रोटेशन की पढ़ाई कर पाओगे, समझ आ गया। तो NMR की पढ़ाई तभी कर पाओगे जब NMR एक्टिव रहेगा मॉलिक्यूल, समझ आ गया। आगे आप कुछ स्पिन स्टेट के बारे में बताओ। अब जैसे ना हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर स्पिन होता है जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, वो +1/2 होता है, ठीक है। फ्लोरीन का +1/2 होता है, नाइट्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 1 होता है। मैं लिस्ट भी लिख दूंगा, याद कर लेना, पर ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि याद कर लेना, बस मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन भरा जाता है वैसे न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी भरा जाता है। उस समय आप स्पिन निकालो, उस समय आप लोग स्पिन निकालो, ठीक है। तो आप लोग पता चलेगा कि न्यूक्लियर का हाइड्रोजन का स्पिन +1/2 ही क्यों होता है। अगर मैं 1H बोलूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ +1/2 होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखोगे, एक है तो +1/2, दो देखोगे तो +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ आ गया, तो उसका भी निकालोगे। पर अभी के लिए हमको जल्दी, क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि वो हमको टेबल है ना, आप लोग जब पढ़ोगे समझ आएगा कि टेबल ही इतना बड़ा रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर 2J+1 का फॉर्मूला डालोगे, तो इतना टाइम नहीं रहता कि कुछ स्पिन निकाल पाओ। तो उसके लिए हम लोग आसान हो बोल के ना 1H का पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, फ्लोरीन का, ऐसे 10-8 मॉलिक्यूल्स का हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि हमको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, ठीक है। समझ आ गया। अब मैं स्पिन स्टेट के बारे में बताता हूँ।
नींद तो नहीं आ रहा है, ठीक है, नींद आ रहा है पानी पियो, ठीक है। हाँ एग्जॉस्ट चालू कर दो, आपका आवाज ज्यादा खेती बोल रहे हैं, खेती बोल दिया मैं वापस आ। हाँ अच्छा वो एग्जॉस्ट फैन है ना, एग्जॉस्ट ऑन कर दो दोनों, एग्जॉस्ट ऑन कर लो, गर्मी लगे बोल दो यार, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, एकदम तो पूरा चले जाएगा, कुछ हवा आएगा, ठीक है। F5 दबाओ, F5 दबा के देखो फुल हो जाएगा, हो रहा है। आगे बढ़ाओ, अब समझते हैं कि स्क्रीन से, अब देखो ये ना एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर मैं रटो ना बोल के समझा रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाद में समझे। हम लोग समझते हैं कभी स्क्रीन स्टेट, जैसे बताया ना स्क्रीन स्टेट +1/2 -1/2, तो समझते हैं किसी मॉड्यूल का स्क्रीन स्टेट कैसे निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्क्रीन स्टेट कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है 2i + 1, i मतलब क्या, आई मतलब याद रखो यार, ये काम आएगा। देखो अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ ना, तो उसका i का मान होता है +1/2, ठीक है। तो अभी हम लोग ना नंबर ऑफ स्टेट निकाले, यहाँ पे लिखा है स्टेट निकाले, नंबर ऑफ स्टेट कितने वहाँ पे स्टेट प्रेजेंट होते हैं, अभी समझ आएगा, थोड़ी देर ध्यान रखो। स्क्रीन स्टेट कितने हैं वो बता, i का मान हाइड्रोजन का होता है +1/2, अभी हाइड्रोजन का स्क्रीन स्टेट निकाला, i का मान 2, मतलब हाइड्रोजन के पास 2 स्क्रीन स्टेट होगा, कितने स्क्रीन स्टेट होगा हाइड्रोजन के पास, 2 स्क्रीन स्टेट होगा, ठीक। अब कुछ लोग रट लेते हैं, नहीं हाइड्रोजन का +1/2 को पता ही नहीं कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, 2i + 1 से आ रहा है, i का मान हाइड्रोजन का +1/2, जैसे कुछ करोगे 2 स्क्रीन स्टेट, पर अब ये 2 स्क्रीन स्टेट का मान क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, वो एक रेंज सेट किया गया है, ये रेंज है उसका, i - 1 -1 अब ये i क्या है हमको पता है ना, ये प्लस के लिए ना पुट करेंगे, जैसे यहां पुट करें तो क्या आया 1/2, ठीक है, फिर पुट करें क्या आया 1/2 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट कैसे निकालेंगे, 2i + 1, देखो ये आ तो मतलब दो स्क्रीन से हाइड्रोजन का 2 स्क्रीन से बचा है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, कोई रेंज है, जैसे i - 1 i - 2 i में क्या पुट करोगे तो हाइड्रोजन का U+3 क्या है 1/2 पुट किए, i - 1 में 1/2 -1 ऐसे हम लोग -1/2, यानी हाइड्रोजन का एक होता है +1/2, एक होता है -1/2, ठीक है, मतलब ऐसा एक का जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। ऐसा ना आप निकाल सकते हो भाई, उसका स्क्रीन स्टेट, नंबर ऑफ स्क्रीन स्टेट कितने होंगे और उसका रेंज क्या होगा, ठीक है, समझ आ गया।
लोग को ना नंबर ऑफ स्पिन स्टेट जानना ये जरूरी है ना, तो स्पिन में ट्रांजिशन तो अब देखो स्पिन स्टेट का फॉर्मूला होता है I प्लस I मतलब न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का क्या है 1। अब याद रखना, तो यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे क्या 1/2, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। कैसे हो रहा है, दो कटेगा और 1 + 1 2 आएगा, तो मतलब हाइड्रोजन के पास स्पिन स्टेट। अब उसका मान क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, वही तो रेट से पता चलेगा, ये उसका रेट। अब यहाँ पे I का मान 70, अब यहाँ पे ना सिर्फ एक याद रखो, अब यहाँ बोलोगे कि I यहाँ तक क्यों नहीं पुट किए, हो सकता है ना सवाल। हम लोग के पास हाइड्रोजन कितना है स्पिन स्टेट, सिर्फ 2, तो 2 ही तक पुट करेंगे भाई। नाइट्रोजन में जाओगे तो 3 आएगा, 3 तक पुट करोगे, समझ आ गया। ठीक है, तो उसका इशू नहीं है, समझ आया। फिर बताओ कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे डाउट, ये कैसे करते हैं, अच्छा मतलब हम कैसे वैल्यू कैसे निकालें, उसका एक रेंज है। देखो ये रेंज I ये यहाँ तक है ना, हाँ क्योंकि दो ही स्टेट है ना, मतलब ये 1 और 2, अगर 3 होता ना तो इसका मान ही, ठीक है 4 और तो यहाँ का इसको भी ले, ठीक है समझ आ गया। ऐसा नहीं इससे पता चल जाता है, हाँ सारे ठीक है समझ आ गया कि स्पिन स्टेट कैसे निकल रहा, रेंज क्या होगा, आगे कर। देखो अब तक जितना भी कहानी बताया ना सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में, अब तक ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा, आधा घंटा दे दो बता दूंगा पूरा। ये न्यूक्लियर के स्पिन में कोशिश करूंगा, एन क्या होता है न्यूक्लियर, ठीक है एन क्या है मैग्नेट। अच्छा हमको ये चीज तो समझ आ गया, एनएमआर में न्यूक्लियस का यानी न्यूक्लियर का स्पिन का ट्रांजिशन होता है, ठीक है। पर ये इतना आसान नहीं था, ऐसा नहीं था भाई कि आप रेडियो वेव डालोगे और मॉलिक्यूल्स न्यू ट्रांजिशन करवाएंगे, ऐसा नहीं था। ट्रांजिशन होने के लिए क्या चाहिए, गैप चाहिए। क्यों, मैं आपको पहले ही बता सकूं, ये बार-बार मैं लिखता था, ये गैप क्रिएट करता था ना मैं लिखने के लिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते थे। अगर मान लो ये पूरा गैप नहीं है तो ट्रांजिशन होगा क्या, नहीं होगा ना, यही गड़बड़ हो गया था एनएमआर में। तब हम यूज किए मैग्नेट, अच्छा मतलब मैग्नेट यूज किए एनर्जी गैप क्रिएट करने के लिए। देखो पहले कैसे था, ऐसा मतलब मिले हुए, ट्रांजिशन होगा क्या, ऑब्वियस से बात नहीं। ट्रांजिशन होने के लिए एक प्रॉपर गैप चाहिए, वो गैप क्रिएट करके देगा ये मैग्नेट, समझ आ गया। मैग्नेट क्या करेगा, एक प्रॉपर गैप क्रिएट करेगा, एनर्जी गैप क्रिएट करेगा, समझ आया। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर का ट्रांजिशन। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट वो है जो एनर्जी गैप क्रिएट करेगा, क्योंकि हम जब देखें तो ये डीजनरेट फॉर्म में था, केमिस्ट्री के बात करें डीजनरेट यानी सेम है, कोई एनर्जी गैप ही नहीं था। पर ये गैप हमको चाहिए था, क्योंकि तभी तो एक स्पिन दूसरे स्पिन में पहुंचता, ट्रांजिशन हो पाता। तो ये गैप क्रिएट करने के लिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे। दो बड़े-बड़े मैग्नेट लगे रहते हैं एनएमआर में, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप क्रिएट हो। अभी बस पता होना चाहिए भाई कि मैग्नेट क्यों, एनएमआर में मैग्नेट की क्यों यूज कर रहे हैं, एनर्जी गैप क्रिएट करने के लिए, समझ आ गया। अब देखो पर अब क्या होता है ना, हम लोग को जानना है, सबको जानने का उत्सुक होगा कि यहाँ पे कौन सी स्पिन वाले आएंगे, या +1/2 वाले आएंगे या -1/2, कौन नीचे वाले पोजीशन को ग्रैब करेगा। नीचे का पोजीशन कौन ग्रैब करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे मतलब स्टेबल, ऊपर जाएगा अनस्टेबल। तो हमको ये जानना पड़ेगा ना कि कौन नीचे बैठने वाले हैं, कौन से स्पिन और कौन ऊपर बैठने वाले, ये जानना है यहाँ। अब देखो पहले क्या था पता है, पूरी तरीके से ना रैंडम मोशन में था न्यूक्लियर का स्पिन, मतलब किस तरीके से, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए ना तो एक एनर्जी गैप भी क्रिएट हो गया और ये एक डायरेक्शन में आ गए। देखो पर इनका डायरेक्शन ना अभी भी उल्टा, कैसे, चलो ये ठीक है, ये देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये अब क्या हुआ, मान मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये देखो
ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये जिसका न्यूक्लियर का स्पिन, या मैं बोलूं कि जिसका जो एक्सट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच करेगा, वो स्टेबल होगा और नीचे चलेगा। समझ आया? मतलब नीचे कौन होंगे? जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे न्यूक्लियर के स्पिन का जो मैग्नेटिक फील्ड है जब अप्लाई करने के बाद वो जब मिले होंगे तो वो स्टेबल हुए होंगे। और ऊपर कौन? जिसका डायरेक्शन देखो ऐसे, मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ऐसे, ये अपोज कर रहा है, ये अनस्टेबल है, ये न्यूक्लियस भी ऊपर जाने वाला है, अनस्टेबिलिटी। समझ आ गया? मतलब कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कौन से स्पिन होंगे, वही स्पिन होंगे जिसका स्पिन मैच हुआ होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। समझ आ गया? ठीक है। देखो अलग अलग ओरिएंटेशन में थे, मैग्नेटिक फील्ड डाला, ओरिएंटेशन हुआ। अभी भी कुछ का ओरिएंटेशन नीचे का, कुछ का सीधा था। सीधा अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन किस तरीके से है तो स्टेबल होंगे, ठीक है, ग्राफ नीचे दिखेंगे। और जो अपोज जाएंगे वो अनस्टेबल होकर ऊपर ग्रैब करेंगे। अब समझ आया? कहीं भी पढ़ लेना, दुनिया में मुझसे कोई नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, समझ लो आप। यहाँ पे वही पोजीशन ग्रैब करेंगे जिसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में चलेगा, ठीक है। अगर देखो ये अपोज हो रहा है मतलब ये अनस्टेबल है, ये ऊपर आएगा यहाँ पे। समझ आ गया? ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे -1/2 प्लस 3 -1/2 हाँ, देखो क्या होता है, ऐसा बता रहे समझा रहा हूँ। और जब ये मॉलिक्यूल्स को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो ओरिएंटेशन उसका दूसरा है। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना वो अपोज करते हैं, मतलब वो मिलते ही नहीं, और जो मिल जाते हैं वो स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी में। तो ये वही मतलब है कि जिनका न्यूक्लियर का स्पिन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उस ठीक है। अब ये पूरा अंदर की बात होती है, हम लोगों को कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में इमेजिन करना पड़ता है, हर चीज़ को हम देख नहीं सकते। समझ रहे हो? जैसे अभी भी हमारे इर्द गिर्द प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है पर हम उसको देख नहीं सकते, और हम सोचते हैं कि स्फेरिकल शेप का होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कंफ्यूज होगे कि न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप का नहीं है। हम वो एक्सपेरिमेंटल की पढ़ाई के लिए मानते हैं कि उस स्फेरिकल शेप का है ताकि हमारी पढ़ाई आसान हो। समझ आया? वो अलग अलग रोलेट का, ऑब्लेट का, इस तरीके से। अब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ऑब्लेट शेप अलग आएगा, रोलेट शेप, समझ रहे हो, वो अलग है। तो ऐसा जैसे सोच रहे हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ये अगर मैं ऐसा लिखा हूँ गोला आकार में तो ऐसा ऐसा, तो ये हम पढ़ रहे हैं कि नीचे वही पोजीशन, नीचे वही स्पिन आएंगे जो स्पिन मैच हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये समझ आ गया? अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई किए? ताकि एनर्जी गैप क्रिएट। पहले ये देखो ऐसा था, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो देखो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज और याद रखना, मैं जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा उतना ही एनर्जी गैप बढ़ेगा, ठीक है। देखो बोला इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हूँ एनर्जी गैप बढ़ते जा रहा है, ठीक है। समझ आ गया? तो मैग्नेट का इस्तेमाल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में इसलिए किया गया है ताकि उनका एनर्जी गैप क्रिएट हो। पहले वो डीजनरेट फॉर्म में थे, यानी उनका एनर्जी सेम था, उसको हम लोग एक एनर्जी गैप में क्रिएट किए। और न्यूक्लियर का स्पिन भी जो है बोल सकते हैं रैंडमली ओरिएंटेड था, किसी भी डायरेक्शन उसको एक डायरेक्शन में लाने के लिए किए, फिर भी कुछ लोग डायरेक्शन के अपोजिट में गए तो आते हो। समझ आ गया? ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देखो न्यूक्लियर समझ आ गया, मैग्नेट समझ आ गया, अब ध्यान से समझ गया। आप समझेंगे कि ये आर का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब, ठीक है। अब देखो मान लो ये एक न्यूक्लियर का स्पिन है, ठीक है, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद ना अब थोड़ा टिल्ट हो जाता है, टिल्ट यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जितना एंगल से टेढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्रिसाइज एंगल। जैसे मान लो ये 90 हमें तो 180 डिग्री, अब ये जितना टिल्ट हुआ उसको बोलते हैं प्रिसाइज एंगल। अब देखो क्या होता है, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड लगाते रहते हैं,
घूमते तो हम लोग पता है प्रोटोन का चार्ज है वो घूमेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मैग्नेट में खेल रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ही रहा था और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, ये टिल्ट हो गया। टिल्ट हो गया ना, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। एक चीज याद रखना, रोटेशन अलग होता है और एक्सिस पे घूमना अलग होता है। जैसे रोटेशन में ये हुआ, एक्सिस पे घूमना यानी वो ऐसा करके घूम रहा हो, समझ रहे हो, मतलब ये एक्सिस पे भी घूम रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो घूमते वक्त एक अपना फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ जैसे लड्डू अपन तो हाँ वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा अपनी फ्रीक्वेंसी से। क्या अपनी फ्रीक्वेंसी से? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें रेडियो वेव डालूंगा, मतलब ये टिल्ट होके घूम रहा है और अब इसमें मैं रेडियो वेव डालूंगा और जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है, इसकी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी अगर इससे मैच हो जाती है उसी को कहते हैं रेजोनेंस। अब समझ आया? रेजोनेंस क्या है? जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो। अगर फिजिक्स की भाषा में बताऊं तो व्हेन टू फ्रीक्वेंसी मैच टुगेदर इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। समझ आ गया? हाँ, और एक चीज बता रहा हूं मैं, जैसे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड डाला, ये क्या हो गया, टिल्ट हो गया, टिल्ट होके घूम रहा है, तो ये जब टिल्ट हो जाता है प्रिसाइज एंगल बोलते हैं और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ घूमता है उसको लार्मोर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लार्मोर फ्रीक्वेंसी। और ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी जब रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा तब ही स्पीड में ट्रांजिशन आएगा। समझ आ गया? मतलब ठीक है, ये न्यूक्लियर का स्पीड का ट्रांजिशन कराता है पर ये इतना आसान नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जानना पड़ा। क्यों? एनर्जी गैप क्रिएट करने के लिए। बाद में रेजोनेंस भी पढ़ना पड़ा क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब मुझे बताओ एनएमआर में रेडियो वेव भी क्यों यूज किए होंगे? क्यों यूज किए होंगे भाई एनएमआर में रेडियो? कुछ और नहीं कर सकते थे? अपने पास तो भरमार पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, क्योंकि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही लार्मोर के साथ। अब समझ आया एनएमआर में रेडियो वेव भी क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, मतलब रेजोनेंस का क्या मतलब हुआ? रेजोनेंस का वो हुआ जब लार्मोर फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है। समझ आ गया? लार्मोर फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जब मैग्नेटिक फील्ड दिए होंगे, थोड़ा सा टिल्ट हुआ होगा, अपने एक्सिस में घूम रहा होगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के साथ, तभी न्यूक्लियर के स्पीड में ट्रांजिशन आएगा। समझ आया? ठीक है, एक बात आप बताइए, एक बार कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, मान लो ये न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसे मैग्नेटिक फील्ड डाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखाऊंगा, याद रखो दो बड़े-बड़े मैग्नेट रहते हैं सैंपल के बीच में, ऐसे दो बड़े-बड़े मैग्नेट सैंपल के बीच में। अब मान लो यहाँ पे है, ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाला, इस जैसे स्विच ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड आया, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा और घूमना चालू होगा, अपने एक्सिस में भी घूमेगा, ऐसा घूमेगा तो अपने एक फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है E = h म्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये घूम रहा है, अपना एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। अब मैं जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, रेडियो वेव दे रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी, अब वो फ्रीक्वेंसी जब इसके साथ मैच कर जाएगी तब उसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ही यही कि जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इस मॉलिक्यूल्स को ये तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है ना, उसी की फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच तभी है हमारे रेडियो वेव। अब अगली बार रट मत देना कि रेडियो वेव भी यूज करते हैं हमारे में, रेडियो वेव भी ऐसा क्यों यूज करते हैं? इसकी लार्मोर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है भाई, इसीलिए यूज करते हैं। समझ आ गया? रेजोनेंस का मतलब क्या है? जब दो फ्रीक्वेंसी मैच हो। अब समझ आया ये एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है? अब समझ आ गया? यही है इसका ये। और अब इसमें ना हम लोग को बहुत सारी चीजें जानना है, इसका हम लोग को ना सिग्नल निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ो, कोई समय बता दिया उसको, घर जाके देख लेना। आगे बढ़ो, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बताता हूँ। प्रैक्टिकल भी करना है, क्लासेस से नहीं होता, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है।
है। को ये चीज समझ आ गया मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं तो एनर्जी गैप क्रिएट रेजोनेंस हो रहा है, गैप मतलब दोनों मैच कर जा रहे हैं, न्यूक्लियर में बढ़िया ट्रांजिशन हो गया। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है भाई, ठीक है, इतना आसान नहीं है एनआर को पढ़ना। अब ये पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्नल में दखलंदाजी करेगा, कैसे। अब देखिए दो केसेस लेके समझाता हूं। मान लो कि कोई सैंपल लिए हो, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके शेल में बहुत सारे प्रेजेंट हैं, बहुत सारे। मैं बार बार बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, अभी हमको मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से पहुंचेगा नहीं, कहां तक, न्यूक्लियस तक। हमको क्या कराना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर के स्पिन का ट्रांजिशन कराना है ना। अगर वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे वो टिल्ट होगा, अगर वो टिल्ट होगा ही नहीं तो घूमेगा कैसे स्पीड में, अपना लार्मर फ्रीक्वेंसी कैसे लगाएगा, जब रेडियो वेव देखे तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। समझ आ गया। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो दिख करेगा चार्ज पार्टिकल अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाने वाला है। तो हम वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अपना लगाता हूं तो ये क्या करेगा, ये शील्डिंग की तरह काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, शील्डिंग की तरह काम करेगा। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैं जो मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूँ वो नहीं पहुंचेगा कहाँ तक, न्यूक्लियस तक। जब न्यूक्लियस तक पहुंचेगा तो ट्रांजिशन होगा क्या, नहीं होगा ना, टेप नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आने वाले। तो अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लार्मर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो ना एक केमिकल शिफ्ट होता है। अभी ये बस इतना समझ लो, केमिकल शिफ्ट यानी कि एक वैल्यू होता है, हम मॉलिक्यूल्स को डिसाइड करते हैं कि केमिकल शिफ्ट का मान क्या आएगा, वो बताओ ना। अभी इतना केमिकल शिफ्ट का मान अगर ऐसा है तो केमिकल शिफ्ट का मान कम होता है, केमिकल शिफ्ट का मान कम होता है। और अभी इतना जाने कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो केमिकल शिफ्ट का मान कम होगा, बताओ। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, जो यूज कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा भाई। तो जितना एक्स्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो पूरी तरीके से कहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस, और क्या करा देगा न्यूक्लियर का, समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ। ये तो न्यूक्लियर पार्ट है, ये इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, समझ आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, उसे करंट ट्रांजिशन होगा।
ठीक है, तो ये क्या कर देगा, हमारे केमिकल्स की कमान को कम कर देगा। केमिकल्स की कमान आगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये सेकंड केस है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, बहुत हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है। ऐसा नहीं होगा नहीं हो रही, हो रही है, तो थोड़ी हो रही है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड मैं डालता हूँ वो पूरी तरीके से अंदर आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये ना शील्डिंग की तरह काम है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये शील्डेड की तरह काम किया और ये डीशील्डेड की तरह काम किया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा सर, वहाँ इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन कराना न्यूक्लियस से, तो अब क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव फील्ड बाहर से नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक चीज देखो अब ना एनएमआर में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड सेट है, मैग्नेटिक फील्ड हम बड़ा कम कर सकते हैं पर एक रेंज सेट होती है, जैसे 500 मेगाहर्ट्ज, जैसे आपके पास मशीन है 500 मेगाहर्ट्ज, मेरे पास होगा 200 मेगाहर्ट्ज, ऐसा। तो ठीक है, अच्छा सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं पर एक लेवल तक ही बढ़ाएंगे, पर उसके कारण भी जो वैल्यू है उसमें गड़बड़ आएगा। मान लो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ा दी, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रांजिशन नहीं होने वाला, होगा पर मान वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड हल्का बढ़ाने से नहीं मिला, पर एक याद रखना हमेशा आगे बढ़ोगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, आगे बढ़ोगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका मशीन कितने में काम करता है, 500 मेगाहर्ट्ज से या 200 मेगाहर्ट्ज, वो आगे जाके समझोगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड में आता है। 500 मेगाहर्ट्ज का मशीन है तो 600 नहीं करता, तो ये अगर 500 मेगाहर्ट्ज में ये काम नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं मान लो 500 मेगाहर्ट्ज दे रहे हो, मान लो 500 मेगाहर्ट्ज दे रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल कर रहा हूं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं, समझ रहे। अगर मान लो बढ़ा दी, मान लो 700, तो हो सकता है कि पहुंचे, समझ रहे, एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अलग-अलग वैरी करेगा, पर ये कॉन्सेप्ट समझो, तो कॉन्सेप्ट बता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल, ठीक है। वो तो बढ़ाओगे तो बाद में क्या होगा, अगर इसको बढ़ा दो तो मान लो 500 से 700 पहुंच गए तो फिर वो काम कर देगा ना, ट्रांजिशन का काम कर देगा, पर कुछ जगह पे जैसे मान लो 200, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपके पास 500 मेगाहर्ट्ज का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आपके पास 200 का हो सकता है, मेरे पास 500 का हो सकता है, तो जो मॉलिक्यूल आपके में शील्डेड की तरह काम कर रहा होगा ना मेरे में नहीं कर रहा होगा, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, ऐसा समझो, है ना। अलग अलग है, आपका मैग्नेटिक फील्ड अलग है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड, पर मैं जिस पे काम कर रहा था, अब क्या होता है कि जरूरी जानना इसलिए होता है, मान लो कोई मॉलिक्यूल आपको लाके दे दिया तो आप बोलोगे कि मेरा तो उसका ट्रांजिशन ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं बोलूंगा कितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इसकी 200 मेगाहर्ट्ज, 500 में कर देते, 500 में करने से वो ट्रांजिशन हो जाएगा, तो वो 200 में किस तरीके से काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन शील्डेड की तरह काम कर रहा था, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं जैसे, तो इसको बताओ ना, हाँ ठीक। अगर मान लो आप कोई मॉलिक्यूल लिए उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूँ वो अपोज करेगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो डाल रहा हूँ वो अपोज हो जाएगा तो न्यूक्लियर की स्थिति में ट्रांजिशन ही नहीं आने वाला है, समझ रहे हो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड डाला वो इसको उतना अपोज नहीं कर पाया, सीधा अंदर आ गया और न्यूक्लियर की स्थिति में ट्रांजिशन करा दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, रोक रहा है न्यूक्लियर की स्थिति को होने से, उसको बोलते हैं शील्ड, और डीशील्डेड वो जो कि शील्डेड है, समझ रहे, डीशील्डेड शील्डिंग वाला पता है ना कि शील्डेड की तरह कौन काम करता है ना, वो पता होगा, शील्डेड यानी कि वो एक कवच बना देता है, ठीक है, ताकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की सबसे अट्रैक्शन का हो जाती है ना, वो शील्डिंग कर देता है, ठीक है, वही शील्डेड की तरह काम करता है, किसके बीच में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं और वो शील्डेड की तरह काम, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? इलेक्ट्रॉन की इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे बाहर से, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को तो प्रभाव पड़ेगा, हल्का पड़ेगा पर वैसा नहीं पड़ता, वैसा नहीं पड़ता, वो हम कब वो पड़ता है कब, जब हम ईएसआर पढ़ेंगे, जब हम ईएसआर पढ़ेंगे ना तब उसका इफेक्ट पड़ेगा, अभी हम न्यूक्लियस का पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में इफेक्ट आएगा है ना, फीमेल या, और जबकि इलेक्ट्रॉन को हमको अपोज कर देगा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है, ये समझ आ गया। कल ना एक साथ मैं बताऊंगा शिफ्ट केमिकल शिफ्ट और सिग्नल निकालना,
अगर अभी केमिकल स्विच बना के छोड़ दूंगा तो सिग्नल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, तो उसको साथ में बताऊंगा। फिर ना आप लोग जब NMR पढ़ लोगे ना तो एक पढ़ोगे NQR, न्यूक्लियर क्वाड्रापोल रेजोनेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं होगी, यहाँ पे क्वाड्रापोल चार्ज वो यूज करेंगे। फिर एक ना ESR पढ़ोगे, ESR ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ठीक है। ये 3 टॉपिक जब मैं करा दूंगा तो 2 मिनट खत्म। हाँ वैसे और सर इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज ना जो ऑर्गेनिक होते हैं जैसे 1H का काम, ठीक है, अभी आगे आपको सिग्नल निकालना बताऊंगा तो आप लोग समझ लोगे कि कैसे हाइड्रोजन का और कार्बन का पढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ना उसके न्यूक्लियर में ट्रांजिशन हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के में काम आता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका एप्लीकेशन आप लोग पढ़ना अच्छे जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया, ठीक है, ये समझ आ गया। तो NMR में हम ये देखे कि ये क्या है, न्यूक्लियर का स्पिन ट्रांजिशन। मैग्नेट का क्या काम है, एनर्जी गैप क्रिएट करता है और जो न्यूक्लियर इधर उधर ओरिएंटेड है वो अलग ऐसे, ठीक है। रेजोनेंस यानी जहां पे दो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। कल ना शिफ्ट बताओ, फिर केमिकल शिफ्ट बताओ, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालेंगे, इसके बाद NQR पढ़ेंगे, फिर ESR पढ़ेंगे, 2 यूनिट हो जाए। तो आप लोग जाके पढ़ना इसको, उससे नोट्स बनाना, ठीक है, ठीक है, उससे जाके नोट्स बनाओ, बुक रीड करो और समझो टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं देखो अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हो कि BSc में हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या स्कूल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किए, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ भी कैसे पढ़ाएंगे, तो भाई लाइव एग्जाम्पल मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं आके यहाँ लेक्चर डिवोट करूँगा, कभी ऐसा बनूंगा। मैं नहीं था ऐसा, मैं नहीं था पढ़ाई में उतना अच्छा, मैं घूमना फिरना ऐश करना ये सब ज़्यादा प्रीफर था मेरे लिए। पर मैं जब नसीब सर से मिला तब वो जो बातें मेरे को बताया ना वो मुझे चेंज कर, मेरा पॉइंट चेंज कर। तो आपको ग्लैड, आपको खुशी होना चाहिए कि आप यहाँ एडमिशन लिए हो, नसीब सर के में हो, अलका मैम, ये सब बेस्ट है। मैं नसीब सर और आशीष सर को ये मानता हूँ कि आज मैं जो कर रहा हूँ उनकी वजह से और कोई नहीं। मतलब आप सोचो कि BSc से पहले मैं कभी स्टेज में जाके स्पीच तक नहीं दिया और एक यहीं पे इसी जगह पे जब साइंस डे हम लोग बना रहे थे तो उसमें भी हम लोग कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं करता ही नहीं था ना, मैं क्यों करूँ, मैं करता ही नहीं था, तो जो और कोई और भी नहीं करते थे। तो सर यहाँ आशीष सर नसीब सर बहुत आते, वो बोले कि तुम लोग को सोचना चाहिए, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसा करके सब लोग को बोले, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे को बोल रहे, सबको बोल रहे। पर वो बात मेरे को खटकता है, मेरे को लगा कि सही बोल रहे हैं कि हम लोग को सच में कुछ करना चाहिए यार, हम क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों नहीं कर रहे। तो वो उस दिन था और उसके बाद जितने कंपटीशन हुए कॉलेज में सारे में फर्स्ट, स्पीच कंपटीशन सारे में और बता रहा हूँ इतना फर्स्ट आ गया, इतना फर्स्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन स्पीच में फर्स्ट आया, उसके बाद यूथ 20 में फर्स्ट आया। आगे हम रायपुर गया जहाँ पे G20 का सम्मेलन हो रहा था, इंडिया होस्ट कर रहा था, वहाँ गया, अनुराग ठाकुर जी से मिला और वापस आया। अब बताओ कि कहाँ से कहाँ कोई आदमी पहुँच सकता है अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। नसीब सर जो बात बोल रहे हैं, जो आपको बड़े बात बोल रहे हैं, आपके सीनियर जो बात बोल रहे हैं, यहाँ पे मैम जो बात बोल रहे हैं, आप उसको मानोगे तो आगे बढ़ोगे। अपने ईगो में रहोगे, अपने एटीट्यूड में रहोगे तो नहीं। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सोचता था कि सब क्या करता है, पर वही कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें। कभी भी कोई पर्सनल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए, कुछ नहीं। मैं जब पहला बार ओजोन लेयर के लिए स्पीच दिया था उस दिन मेरे को नसीब सर आशीष सर आके बोले थे, अच्छा बोला, बार बार बोला, तो उस समय से मैं बोलने लगा और अभी जाके थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ना पढ़ाई में अच्छा था ना मैं अच्छा था, मैं देखो मैं ये मेरे को एक्सेप्ट करने में ना मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैं नहीं है कि मैं, पर अभी तो कोशिश कर रहा ना मैं अच्छा होने का, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी अगर जो अभी तक BSc में या स्कूल लाइफ में नहीं किए तो ऐसा मत सोचो भाई हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, मत सोचो ऐसा। अपने सीनियर्स का बात मानो, अपने टीचर्स का बात मानो। मैं आप लोगों को डैम बता रहा हूँ कि सिर्फ डिग्री लेके नहीं जाओगे, यहाँ से स्किल डेवलप करके नहीं जाओगे। मैं बता रहा हूँ खुद एग्जाम्पल उससे, ठीक है। तो सर की एक बात मान रहा था, भले मैं बदमाश बच्चा था पर बात जरूर मानता था,
उनकी जो बात बोल रहे हैं मैं मानता था वो चीज़, और वो चीज़ मेरे को इम्प्रूव किया, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत समझा था। ये मैं मम्मी के पेट से या बचपन से मैं ऐसा नहीं था, मैं नहीं था ऐसा, जो मेरे को पहले से जानते होंगे ना वो इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मैं अभी कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी करो, अपने सीनियर्स का बात मानो, ये बहुत अच्छे हैं। मैं जब यहाँ पढ़ाने आया था तो काव्य लोग था मेरे एकदम अपने जैसे, कोई चीज था मैं एकदम, इन लोग को मैं नहीं जानता, उत्तम भैया को मैं पहले से जानता, तो ये लोग को मैं डर रहा था कि ये लोग कॉपरेट करेंगे, टीम पर मैं बता रहा हूँ ये लोग ज़्यादा कॉपरेट किए, ये लोग ज़्यादा कॉपरेट किए मेरे साथ, ये लोग समझे मेरे को कि मैं कब कोशिश कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग उस चीज़ को समझे। तो आप लोग इनको समझना, ये लोग आप लोग समझेंगे, और सीनियर की बात मानना, सर की बात, सर की बात का अवॉइड करोगे, डेफिनेटली डार्कनेस में जाओ। अभी मौका इंप्रूवमेंट का, इसके बाद यहाँ से निकलोगे तो कम्युनिकेशन स्किल लाख कोशिश कर लो नहीं होने वाला डेवलप, मैं लिख के दे डेवलप करना है यहाँ पर, सिर्फ डिग्री लेने जाओगे तो कोई मतलब नहीं, अगर डिग्री लेने आया तो सिर्फ कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, अगर सिर्फ मास्टर डिग्री लेना है, करना है तो उसको क्विज कॉम्पिटिशन हो या कोई प्रोग्राम करवा रहे हो सब में पार्टिसिपेट करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी क्विज कॉम्पिटिशन में मेरा जाने का था, पर वो ऐसा किस्मत था मेरा कि उसी समय ना मुझे मेघालय जाना पड़ा, क्योंकि मैं नेशनल खेला हूँ बास्केटबॉल में 2-3 बार, तो वहाँ चले गया, तो मैं यहाँ नहीं आ, अगर मैं यहाँ आता ना डेफिनेटली जीता, मेरे को भरोसा रहा, और सर को भी था, सर मेरे को कॉल लगा के बोले तू चले जा, तू जीतेगा, मेरे को भरोसा है। मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैं वो आज भी मेरे को उसका रिग्रेशन है कि मैं जगदलपुर में जाके स्किल कॉम्पिटिशन नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जीता, वहाँ भी जीता सेक्टर में, मेरे को पता था फिर जाता मैं स्टेट करते, पर वो नहीं करता। तो अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना है तो सर का बात मानना पड़ेगा, अपने सीनियर्स का बात मानना पड़ेगा, ये लोग पहले रहे हैं 1-2 साल में, तो इनको पता है, हमको भी पता है, इससे मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है बहुत लोग हैं कि यहाँ पे अभी तक बीएससी में ना स्कूल लाइफ में एक भी स्पीच नहीं दी, मुझे भरोसा है, मुझे पता है, मैं भी था, ऐसा कोई नहीं है, मैं भी था ऐसा यार, पर अभी कर रहा था मैं,